हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस क्लास आपका बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि क्लास 9th का आज का साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और एक लाइन से टॉपिक वाइज और हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और ये आप लोग का चैनल है, इसको सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। और आज से आपको लोगों का क्लास जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है, क्लास 9th के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे चैप्टर को पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपने चारों ओर नज़र दौड़ा करके हमने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को नज़र आती है, ठीक है, जिनकी आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है, ठीक है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी कि देखिए, हम लोग जो भी आसपास देखते हैं, जो भी हमारे, जैसे देखिए आप जो हम लोग अभी पेंसिल से या फिर हम लोग बुक से जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जिस आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी हमारे क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी कहा गया है कि जो भी हम लोग अपने आसपास के जो भी चीज़ें देखते हैं जिसका आकार हो, ठीक है, और उसकी आकृति हो और बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो सभी वस्तुएं क्या है, एक पदार्थ है। इसको कौन नाम दिया था? वैज्ञानिक नाम दिए थे, ठीक है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ के सभी पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, सभी पदार्थ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ध्यान देने की बात योग्य है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब उसको हम लोग वजन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान, ठीक है। और ये सब कुछ स्थान, आयतन घेरती है, ठीक है। स्थान मतलब वहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग एक बुक रखे हैं, एक पेंसिल रखे हैं, तो ये इतना स्पेस भी कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्थान भी घेरता है, ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान हो, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, ठीक है। और उसी के साथ आपका बुक का भी वजन होगा, जो आप मोबाइल लिए होंगे वो भी कुछ वजन होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और लेकिन जहाँ पर ये हम लोग रख दिए उसका हो गया आयतन, ठीक है, यानी कि इतना जगह को ये घेर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। प्राचीन समय से ही, पहले के समय से ही ये चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ का 5 मूल तत्वों का वर्गीकृत किया, ठीक है। यानी कि 5 मूल तत्व क्या है? जैसे हमारे आसपास में कोई भी चीज़ें बने हुई है तो यही 5 चीज़ें से ही बनी हुई है। ये कौन बोलते थे? प्राचीन दार्शनिक बोलते थे। प्राचीन दार्शनिक क्या बोलते थे? कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो 5 चीज़ों से मिला होता है, उसको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? पंच तत्व। तो आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक हाइलाइटर ले लेंगे, हाइलाइटर की हेल्प से जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे हम लोग प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे पंच तत्व कहा गया है, ठीक है। तो पंच तत्व किसे कहा गया है? तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और ऊपर में एक और आपको प्रश्न अगर मिलता है कि अगर हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं, तो सभी वस्तुएं जो का द्रव्यमान होता है और ये कुछ आयतन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य, ये उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पंच तत्व के पृथ्वी, देखिए पंच तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि और यहाँ पर आकाश। ये क्या है? हमारे पंच तत्व हैं। इसके अनुसार इन्हीं 5 तत्व वस्तुएं से सभी वस्तुएं बनी होती है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वही ये 5 चीज़ों से बनी होती है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव, यानी कि कोई भी जिंदा चीज़ हो या फिर मरा हुआ हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है यही 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। उस समय के यूनानी दार्शनिक, यूनान एक देश है, वहाँ पे जो रहने वाले हैं तो यूनानिक दार्शनिक, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दार्शनिक, ठीक है। तो पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, मतलब उसको और भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो चलिए अब हम लोग आगे, अभी के समय में, ये तो प्राचीन समय में यानी कि बीते हुए समय के बारे में बात किया गया था, लेकिन अभी के समय में ये कैसे बांटा गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे और आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भौतिक और रासायनिक, भौतिक गुणधर्म तो आप पढ़े होंगे और रासायनिक गुणधर्म भी पढ़े होंगे। जैसे क्लास 8 में आप लोग सारी चीज़ों को पढ़े हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर भी आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे भौतिक गुणधर्म क्या होता है? जो अपने अवस्थान को, ठीक है, अपनी अवस्था को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, अगर जाएगा तो फिर से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और रासायनिक प्राकृतिक का वो चीज़ें होता है जो अपनी अवस्था को छोड़ करके एक नया पदार्थ बन पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
रासायनिक प्रकृति। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस अध्याय में हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी कि ज्ञान को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि भौतिक गुणधर्म क्या होता है, और यहाँ पे पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे पढ़ने का अध्ययन करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, उसका भौतिक स्वरूप क्या है। ठीक है, तो पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है ना एक एक छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। अगर हम लोग पेंसिल का एक टुकड़ा भी अगर तोड़ देते हैं ना तो इसको भी हम लोग और तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तोड़ने के बाद जो हम लोग नहीं दिखेगा ना तो वो भी एक कण होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को साफ साफ अपने खुले आंखों से हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत समय तक पदार्थ का प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी, यानी कि बहुत समय तक पहले से ये क्या था, दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कौन सा विचारधारा? एक विचारधारा यह था कि मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतह जैसी होती है, सतत होती है, यानी कि जो भी लकड़ी का टुकड़ा होता है ना उसके जैसा वो होता है। दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पर परंतु अन्य विचारधारा मानना था कि पदार्थ रेत के कण की तरह होती है। रेत के कण एकदम छोटे छोटे होते हैं ना, रेत के कण आपके बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके जैसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को बारे में निर्णय करते हैं और सतत है कि यह कणों किन से बने होते हैं। ठीक है, किस चीज़ से बने होते हैं उसके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दे दिया गया है और क्रियाकलाप में बताया गया है कि 100 ml और जल ले लेना है। ठीक है, और एक बीकर में ले लेना है, इस बीकर में आधा जल से भर लीजिए। ठीक है, एक बीकर लेना है, जैसे हम लोग एक गिलास ले लेंगे और उसको हम लोग आधा भर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 100 ml बीकर ले। ठीक है, 100 ml का बीकर ले और इसको आधा भर लेना है। ठीक है, आधा जल से भर लेना है और स्तर पर निशान लगा देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग निशान भी लगाएंगे और दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ से की मदद से घोल दें। ठीक है, जल के स्तर को में आए बदलाव को ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या इसे स्तर में कोई बदलाव आया? चलिए हम लोग इस क्रियाकलाप को हम लोग आपको सामने करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे उसमें बीकर बताया गया था वैसे ही हम लोग एक गिलास ले लिए हैं और गिलास में हम लोग क्या कर लिए हैं, पानी को यहाँ पे भर लिया है। देखिए आपको यहाँ पे पानी है, ठीक ना। ठीक है, इसको हम लोग भर लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कुछ नमक ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको नमक बता दिया गया था तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे इसमें नमक ले लिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डालते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें डालने के बाद ठीक है इसको हम लोग डाल दिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे से घोल देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग घोलते हैं यहाँ पर, और घोलने के बाद देखिए नीचे में आपको देखिएगा कि यहाँ पे नमक बैठा हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो नीचे नमक बैठा हुआ दिखेगा, लेकिन इसको जब हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, ठीक है, ये जब अच्छे से इसमें घुल जाएगा तब तक हमको इसमें घोलते रहना है जब तक कि अच्छे से ये घुल नहीं जाए। ठीक है, तब इसको हम लोग घोल लेते हैं। घोलने के बाद अभी थोड़ा सा नमक दिख रहा है, इसको हम लोग अच्छे से घोलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जल में जो है ना नमक पूरे अच्छे तरीके से घुल गया है, थोड़ा सा भी आपको नमक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो जल में से नमक कहाँ गया, तो इसी में अच्छे से घुल मिल गया, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसका स्तर में भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कण जो है, कुछ कण इसमें मौजूद थे जो उसको यहाँ पे फुलफिल कर लिए, भर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग एंड तक बने रहें, अंत तक देखते रहें। चलिए हम लोग आगे को यहाँ पे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको बताया गया कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ के कण से बने होते हैं। जो भी पदार्थ के कण जो होते हैं वो इसी से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से चम्मच में रखी गई नमक और शर्करा का पूरे पानी में घोल दिए गए हैं, जैसे कि चित्र आप 1.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे। जैसे अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखें तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भी यहाँ पे इसमें नमक नहीं दिख रहा है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे घुल गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखेंगे। आप 1.1 में जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से पेज को पलटते हैं और वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, इसमें हम लोग एक बीकर था, इसमें हम लोग क्या कर दिए, चम्मच से इसमें डाले थे नमक को। ठीक है, और लाख गुना अधिक किए गए जल का कण यहाँ पे बताया गया है। इसमें जल था पहले, ठीक है, इसमें हम लोग नमक मिलाए, जैसे कि अभी हम लोग कटोरी से मिलाए थे और यहाँ पर इसको हिला करके हम लोग यहाँ पे देखें तो नीचे में यहाँ पे पहले था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे इसको जब हम लोग अच्छे से मिला दिए पेंसिल के माध्यम से, यहाँ पे रोड का माध्यम से हिलाया गया है, तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे सिर्फ आपको जल ही दिखेगा, इसी प्रकार से यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितना छोटा होता है उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल
को 100 ml पानी में घोल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे हमको घोलना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को 2 या 3 क्रिस्टल में हम लोग को लेना है और यहाँ पे इस घोल को 10 ml निकाल करके और अगले घोल में हम लोग को मिला देना है। फिर इस उपरोक्त घोल को 10 ml मिलाना है और फिर 90 ml में मिला देना है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 से 8 बार तनुकृत करना है। तनुकृत का मतलब उसको निकाल करके अगले डब्बा में डालते जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे साथ में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं 2 से 3 यहाँ पे बीकर ले लिए हैं, समझिए। तो ये आपका ग्लास है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ये बीकर है, ठीक है। तो अभी यहाँ 3 बीकर में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कुछ कण इसमें से इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें से फिर क्या करेंगे, हम लोग इसमें भी डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग तीनों में अगर हम लोग का यहाँ पे 100 ml अगर हम लोग जल ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे डालने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, लेकिन उसके माध्यम में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कुछ और यहाँ पे चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं और ऐड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग क्रिस्टल डाल दिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जैसे आपके बुक में बताया गया है कि यहाँ पे घोल का 10 ml निकाल करके 90 ml जल में डाल देना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ml के लगभग में यहाँ पे हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसमें हम लोग 10 ml डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रंग और इसका रंग, इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है और इसका जो है ना हल्का फीका पड़ गया। अब इसमें से हम लोग निकाल करके, ठीक है, अगले हम लोग गिलास में डालते हैं। यहाँ पे कितना 10 ml डालना है, तो यहाँ पे 10 ml इसमें हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग में 10 ml हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी रंग आपको थोड़ा सा अलग अलग फीका फीका दिख रहा होगा। इसका जो है हल्का ज़्यादा डार्क है और इसका जो है और भी इससे कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग करते जाएंगे, ऐसे 8 से 10 बार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि आपको जो है ना जो रंग है यहाँ पे आपको बहुत चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डार्क है, ठीक है, उससे भी यहाँ पे कम है और उसके बाद यहाँ पे थर्ड में और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसको लगभग 10 बार करेंगे। तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके प्रत्येक तनुकृत घोल का रंग हल्का होते जाता है, यानी कि हल्का हल्का यहाँ पे होते जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि फिर भी पानी रंगीन नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को पानी जो है ना रंगीन नज़र आ रहा है, ठीक है, कि पानी यहाँ पे रंगीन नज़र आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, इस प्रयोग से दर्शाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल को पानी में बहुत अधिक मात्रा में लगभग 1000 ml के रंग भी हो सकता है। यानी कि अगर इसको हम लोग 10 बार ऐसे करते रहेंगे ना, तब पर भी हम लोग को ये रंग दिखाई देंगे, लेकिन बहुत कम दिखाई देंगे। इससे हमें यह निष्कर्षित निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, यानी कि सिर्फ एक पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत सारा कण सूक्ष्म कण हो सकते हैं। ये कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिससे विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये विभाजित होते रहते हैं, यानी कि टूट करके अलग अलग हो सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एक स्थिति में ऐसे कण छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, मतलब एक ऐसा स्थिति आएगा जब इसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं। आपको जो वाटर जो है पानी की जो है उसी के रंग के आपको दिखने लगेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल भी हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप में कर सकते हैं, या तनुकृत होने पर इसकी महक भी हमें मिलती रहती है। क्या हम लोग को ये सब घर पे कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम लोग डिटॉल जो है हम लोग घर पे कोई उतना खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। सभी के घर में अगर हाथ पैर कटता होगा तो वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने खुले आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का हाथ है तो हाथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, और फंगस भी होंगे, तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से कुछ ऐसे करके हम लोग को स्लाइड पे लेना होगा और स्लाइड से हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पदार्थ के कण अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ पे पदार्थ के कण और उसका अभिलाक्षणिक गुण को यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसमें हम लोग कुछ चीज़ें मिलाए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नमक इसमें मिलाए थे, तो यहाँ आपको क्या हो गया था, पूरा इसमें हम लोग को नमक नहीं दिख रहा था कि कहाँ पे है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब इसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और जो नमक का जो यहाँ पे जो कण है वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा और डिटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं, यानी कि अच्छे से घुल मिल गए हैं।
जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरे अच्छे तरीके से इसमें घुल मिल गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी और नींबू पानी बनाते हैं तो इसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों को रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित मतलब कि अच्छे से घुल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको घुल मिल गया है, वैसे ही अगर हम लोग शरबत भी बनाते हैं तो इसमें अगर हम लोग चीनी भी डालते हैं, अभी तो नमक डाले हैं लेकिन अगर चीनी भी डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, अच्छे से घुल मिल जाते हैं। यहाँ पे उसका एक भी कण यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको नहीं दिखाई देगा। आगे हम लोग देखेंगे यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। निरंतर गतिशील मतलब क्या होता है कि मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में बदलते रहेंगे। अब कैसे, जैसे अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, यानी कि अगरबत्ती को हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग बुझा हुआ रख देंगे, लेकिन उसको रखने से क्या होता है, जैसे हम लोग ये अगरबत्ती ही अगर पेंसिल है, लेकिन आप लोग मान लीजिएगा कि ये अगरबत्ती है, इसको हम लोग रखते हैं, तो अगर इसको जला करके रखेंगे तो उसका महक जो है ना पूरा हम लोग रूम में फैल जाता है। लेकिन अगर ऐसे बुझा हुआ रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे अगरबत्ती भी है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जला करके रखेंगे तो पूरा रूम में फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ होता है कि जो उसका गंधक जो है वो चारों तरफ घूमते रहता है, तो वो भी एक गंध जो है, सुगंध जो है वो क्या है, वो हम लोग को अगर हम लोग ये बुझा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको पास जाकर के अगर सूंघना पड़ेगा। ठीक है, पास जाकर के अगर सूंघेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। लेकिन जब जो जलता हुआ अगरबत्ती है वो हमारे रूम में ऐसे ही फैल जाएगा। ठीक है, मतलब उसके पास जाकर के हम लोग को सूंघना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या दूर दूर से इसका सुगंध आपको मिलती है, आप प्रेस्क्रिप्शन में नोट करें। इसको हम लोग को नोट करना है तो हम लोग को ऐसा मिलता है। ठीक है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का अगला क्रियाकलाप 1.4 में बताया गया है कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीला स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डालें। ठीक है, शहद या फिर स्याही डालना है तो वो तो हम लोग है, वो तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसे अपने घरों में या कक्षा में कोने में रख दें और प्रेस्क्रिप्शन को नोट करें। यानी कि जो भी हम लोग को लेना है स्याही या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो शहद लिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग को लेकर के उसको रख देना है। ठीक है, अब स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद क्या आपने देखा, ठीक है, जब हम लोग स्याही डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग को दिखता है कि जो उसमें हम स्याही डाले हैं वो तुरंत क्या हो जाएगा, इधर उधर दौड़ने लगता है। वहीं शहद की बूंद जो है डालने के बाद तुरंत क्या आप देखते हैं, तो शहद जो है वो आपका थोड़ा सा क्या होता है, सांद्र होता है। ठीक है, अब सांद्र का मतलब क्या, गढ़ा होता है, तो इसलिए वो जल्दी से घुलेगा मिलेगा नहीं। ठीक है, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रंग जैसे स्याही का रंग अगर हम लोग इसमें अगर मान लेते हैं कि डाल लेते हैं तो ये क्या होगा, पूरे अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगा। ठीक है, अब यही स्याही का रंग एक समान रूप से पूरे कितने घंटे में फैलता है। ठीक है, तो घंटा यहाँ पे नहीं लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट में यहाँ पे अच्छे तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, अब 1 गिलास गर्म पानी और एक में क्या करना है, ठंडे पानी में लेना है और उसमें कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका जो है 1.5 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको समझा दिया जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक में रख दे और हिलाए नहीं। ठीक है, उसको हिलाना नहीं है। ठीक है, और वो देखना है कि अपने से कब तक उसमें घुल मिल जा रहा है अच्छे तरीके से। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल का जो सतह है वो बैठने देना है। जैसे कि अगर हम लोग डालेंगे ठंडा या गर्म पानी पे, वहाँ पे क्रिस्टल का सतह यानी कि इसका सबसे नीचे वाला जो परत है ना, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि वो कब तक बैठ रहा है। ठीक है, बैठने के बाद यहाँ पे क्या करना है, समय बीतने पर क्या होता है, यानी कि समय जब बीत जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा उसको देखना है। इससे ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है, यानी कि ठोस और द्रव यहाँ पे देखिए क्या पता चलेगा, वो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। और तापमान के साथ मिश्रित होने पर दर में क्या बदलती है और कैसे और क्यों। ठीक है, यानी कि जब हम लोग उसको तापमान में परिवर्तन करेंगे, यानी कि इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पे क्या चीज़ें होगा उसको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे और क्या बताया गया है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 ये हमें निम्नलिखित निष्कर्षित निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि इस सारी चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होता है ना वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं होता है, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जो तापमान बढ़ाने पर वो अपने स्थान को आगे की ओर प्रस्थान कर देता है, यानी कि अपने स्थान पे वो नहीं रहेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका अगर परिभाषा भी हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने
किससे कणों के बीच गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण हमसे और आपने आप से एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, अंत में एक दूसरे से मिल जाएंगे, घुल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलनशीलता, ठीक है। ऐसे कणों के स्थिति स्थान में समावेशित कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिलना एक विसरण कहलाता है। जब दो जो पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसमें क्या किए थे, नमक डाले थे और यहाँ पे जल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नमक ले लिए थे, ठीक है, नमक है इसमें, ठीक है, यहाँ पे इसमें नमक है और इसमें आपका क्या है, जल। अब दोनों को एक में हम लोग मिला दिए थे। तो मिलाने के बाद हम लोग क्या किए थे कि जब देख पाए थे कि यहाँ पे क्या हो, आपस में घुल मिल जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विसरण किसे कहते हैं, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी से होता है, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग को समझना है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, जो भी यहाँ पे देखिए कि पदार्थ के कण, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित कैसे करते हैं, जैसे कि एक खेल खेलना है, ठीक है, खेल में क्या करना है कि एक खेल के मैदान में खेल खेलिए और आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाइए या श्रृंखला बनाए, ठीक है। पहला समूह इर्द गिर्द मशीन की नर्तकियों, जैसे देखिए कंधा के ऊपर में, ऐसे कंधा के ऊपर में कंधा हाथ रखते हैं ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको हाथ रखना है कंधा के ऊपर में और उसको अच्छे से पकड़ लेना है, ठीक है। और पीछे से क्या करना है, कमर को पकड़ना है, ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ को, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक दूसरे को हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बनाइए। जैसे हाथ पकड़ के ऐसे श्रृंखला, मानव श्रृंखला बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, कस के पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये श्रृंखला बन जाएगा। तीसरा में आपको क्या बताया गया है कि सिर्फ अंगुली को पकड़ना है, यानी कि सिर्फ ऐसे अंगुली को पकड़ करके यहाँ पे श्रृंखला बनाना है। अब चौथे समूह को उपरोक्त तीनों मानव निर्मित श्रृंखलाओं को छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रयास किया गया है। आगे हम लोग देखें तो यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मानते हैं तो इस समूह के कणों को एक दूसरे से अधिक बल के पकड़ रखा है, ठीक है, यानी कि कब ये सबसे अधिक बल लगाएंगे, पकड़ रखेंगे, कब इसको हम लोग नहीं अच्छे से नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एक लोहा के किल लीजिए, ठीक है। अब एक क्या करना है, क्रियाकलाप 1.7 में एक लोहा के किल लेना है, ठीक है। तो चलिए एक लोहा को किल को हम लोग समझ लेते हैं, और एक चौक का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और ये एक रबर बैंड लेना है, तीनों को लेना है। अब इसको क्या करना है, एक हथौड़े के मार करना है और काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करते हैं। भंगुर मतलब तोड़ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर तोड़ते हैं पीट करके, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन टूटेगा, जो लोहा का कील है वो क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। उसका चौक होता है, चौक जो है ना वो आपको आसानी से टूट जाएगा, उसको हम लोग ऐसे हाथ से भी मैश करके हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया, रबड़। तो रबड़ को हम लोग जितना, उसको हम लोग पीट करके जैसे नहीं तोड़ सकते, उसको हम लोग खींच करके भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है ना चौक यहाँ पे टूटेगा, ठीक है। तो ये इन तीनों में से किसका कण सबसे अधिक बल है और इसमें कौन सबसे ज़्यादा तेज से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका लोहा का जो कील है ना वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक थाली में जल लेकर के उसकी उंगली से उठाने का प्रयास करिए। जैसे हम लोग यहाँ पे एक थाली नहीं है, यहाँ पे ग्लास ही है, ठीक है, इसमें हम लोग जल ले लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, उंगली से उठाने का प्रयास करना है। तो जब भी हम लोग ऐसे उठाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, जैसे हम लोग ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पे इसका कुछ बूंद जो है ना यहाँ पे साथ में हम लोग का उठता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से क्या पता चलता है कि क्या जल की सतह काटती है। तो यहाँ पे देखिए आपको काटने जैसा तो लगेगा, लेकिन वहाँ पे कटती नहीं है, ठीक है, मतलब कि फिर से वो अपने जगह पे आ जाएगा। इस सतह से हम लोग को काटने का क्या कारण है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है। अब देखिए, कोई भी अगर ऐसा काम हो रहा है तो उसके बीच में तो बल कार्य करेगा ही, ठीक है। जब हम लोहा से उसको पीट करके तोड़ रहे थे चौक को, या फिर हम लोग पेंसिल को तोड़ रहे थे,
या फिर हम लोग रबड़ को तोड़ रहे थे, तो वो तीनों कंडीशन में यहाँ पे बल तो लगता ही है। ठीक है, यह बल कणों के एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल को समर्थन प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है प्रश्न है इसको आपको बता देना है इसका आंसर, तो फटाफट से हम इसका भी आंसर भी देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ किसको हम लोग बोलेंगे, जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वजन होगा और उसके साथ साथ वो कुछ स्थान भी घेरेगा। जैसे कुर्सी, तो कुर्सी हम लोग रखेंगे, जैसे एक पेंसिल है तो पेंसिल को ही रखें तो क्या करेगा, स्थान तो घेरेगा, उसका वजन भी रहेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ। वायु, हवा भी पदार्थ कहलाएगा। लेकिन आप लोग कहिएगा सर इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो एक बैलून के अंदर में भर सकते हैं ना, तो अभी आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ, उसका भी वजन होगा। एक खाली बैलून को अगर ऐसे ही रखेंगे और एक भर करके रखेंगे, दोनों का वजन करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक होता है स्नेह, स्नेह जो है आपका ये पदार्थ नहीं है, ये कहाँ पे रहता है ये हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको तौल भी नहीं सकते हैं कि कितना हम लोग स्नेह करते हैं। ठीक है, तीसरा है जो गंध, गंध भी आपका एक पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम लोग कहीं पे रख नहीं सकते हैं, भर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आपका जो घृणा भी आपका पदार्थ नहीं है। बादाम जो है आपका एक पदार्थ है। ठीक है, बादाम हम लोग खा सकते हैं, उसका वजन भी होता है। विचार, आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं आपके प्रति और यहाँ पे पढ़ाई के प्रति, ठीक है, तो उसको भी हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो यह भी आपका पदार्थ नहीं है। शीत आपका पदार्थ है। ठीक है, जैसे हम लोग शीत जो है पानी का बूंद कुछ कुछ घास पे आप लोग देखे होंगे, सुबह सुबह उठते होंगे तो। ठीक है, उसी के साथ नींबू पानी भी आपका एक पदार्थ है। इत्र का सुगंध, ये भी आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित प्रशिक्षण के कारण बताइए। अब यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने का महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यानी कि जो खाना पकता है आपके घर के बगल में और जो आपके घर में पकता है, ठीक है, तो दूसरे के घर में कैसे पहुंच जाता है, तो उसके बीच में जो है ना आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा काम करता है। गतिज ऊर्जा के कारण ही, ठीक है, जैसे अगर हम लोग के घर के आसपास में अगर कोई कुत्ता मरा हुआ है तो वहाँ से उसका स्मेल कैसे आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से, या फिर हम लोग किसी के घर में अच्छा पकवान बन रहा है तो वो किसके कारण होता है, तो आपका गतिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो है ना और वहाँ पर सुगंध भी इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्विमिंग पूल में गोताखार पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का गुण का कौन सा प्रतिशत होता है। ठीक है, प्रशिक्षण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अपराध के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो ये सब हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो उसमें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो मुख्यतः 3 ही होती है। ठीक है, मुख्यतः कितनी होती है, 3, लेकिन 2 और यहाँ पे बताया गया है, जो हम लोग 5 यहाँ पे टोटल पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्लास 8 तक हम लोग 3 ही अवस्थाएँ पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 5 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। आप पाते हैं कि पदार्थ के 3 समान रूप होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। जैसे देखिए यहाँ पर ये ढक्कन है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ठोस हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो है आपका द्रव के रूप में है, पानी के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा गैस। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को मुंह से आवाज़ जो निकल रहा है वो यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे तीनों चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। पदार्थ की ये कण अवस्थाएँ विभिन्न विशेषताओं के कारण हो सकते हैं। अब इसका हम लोग विशेषता भी पढ़ना है, ठोस का क्या क्या विशेषता होता है और गैस का क्या होता है, द्रव का क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इस पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तृत से अध्ययन करेंगे, यानी कि पूरा विस्तार से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है और गैस अवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन से विस्तृत जानकारी लेंगे और पूरा और भी जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्त लोग के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग का वीकली टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मतलब संडे आते तक आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़े हुए होंगे, ठीक है, आप लोग नोट्स करते चलिएगा। जो भी आप लोग का यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया गया था, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, तो अपने बुक्स में भी नोट्स कर लीजिएगा। और नहीं अगर समझ में आता है तो वीडियो को फिर से दोबारा ये चालू करके फिर से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।